उपस्थित सर्व मंडळी आणि उपस्थित असलेले बाकी सर्व मंडळी यांना स्वागत करतो। आज आपल्यासोबत प्रजासत्ताक दिवसाच्या निमित्ताने विशेष अतिथी म्हणून श्री नितीन नारके सर उपस्थित आहेत। मी विनंती करतो बाबांना की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन नितीन नारके सरांचं स्वागत करावे। मी आसावरीला उपस्थित सर्व मंडळी आणि उपस्थित असलेले बाकी सर्व मंडळी यांना स्वागत करतो। आज आपल्यासोबत प्रजासत्ताक दिवसाच्या निमित्ताने विशेष अतिथी म्हणून श्री नितीन नारके सर उपस्थित आहेत। मी विनंती करतो बाबांना की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन नितीन नारके सरांचं स्वागत करावे। मी आसावरीला थँक्यू। स्टँडर्डचे जे ट्रायथलॉन रेसेस असतात, ट्रायथलॉन रेसेस म्हणजे ट्रायथलॉन इन्क्लूड्स सायकलिंग ऑफ सम किलोमीटर्स, स्विमिंग अँड रनिंग। सो दिस इज अ कम्प्लीट ट्रायथलॉन मॉडेल टू डू रनिंग। तर ऑलिम्पिक स्टँडर्डचे 2 ट्रायथलॉन रेसेस नितीन नारके यांनी कंप्लीट केले। त्यात नागपूरपासून पूर्ण टुरिंग केलेलं आहे आणि या विषयामध्ये विशेष इंटरेस्ट आहे आणि त्याच प्रकारे त्यांना सर्वात आवडता छंद आहे जो छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांच्या थ्रू मॅनेजमेंट काय राहतं, कोणत्याही गोष्टी करायला कसा अप्रोच हवा, या सगळ्या गोष्टींविषयी आज ते आपल्याला मार्गदर्शन करण्यास इथे उपस्थित झाले आहेत। मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। धन्यवाद। अभय गठन बनना। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल वंग, गंगा हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा। मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। मैं आज हिंदी में बात करने का पहली बार प्रयत्न करने वाला हूँ। मैं दुर्भाग्य बोलिए या जो भी बोलिए, मैं सोचता और बोलता जनरली इंग्लिश में हूँ क्योंकि एजुकेशन भी इंग्लिश में हुआ, लेकिन हम सब यहाँ पे कोई मराठी समझेगा, कोई इंग्लिश समझेगा, तो सबके क्लैरिटी के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में। सबको नमस्कार, मैं सीए नितिन नारके। आज का विषय जो हमने लिया है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे बात करने वाले हैं। लिए जब संदीप से मेरी बात हुई
तो मुझे सबसे पहले ये सवाल आया कि आज के दिन, प्रजासत्ताक दिन, आज हम शिवाजी महाराज के बारे में बात करना कितना उचित रहेगा? क्या इन दोनों विषयों में कोई समानता है कि अनुकूल रहेगा कि इस दिन हम शिवाजी महाराज के विषय के ऊपर बात करें? क्योंकि प्रजासत्ताक दिन का मतलब क्या है कि हम 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था, ये उसका उत्सव है। अब इस दिन शिवाजी महाराज के बारे में जन सामान्य के लोगों को जानकारी देने के लिए अच्छा है, लेकिन आज का दिन एक खास तौर से उसके लिए बरोबर रहेगा और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एंड में बताऊंगा। मैं शुरू करूंगा आपका शिवाजी महाराज से इंट्रोडक्शन करा के। हम चलते हैं साल 1630 में, जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज के जन्म के करीब 500 साल पहले मोहम्मद ऑफ घोर ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से भारत में आए थे और उन्होंने भारत के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब यहाँ पे बात यह है कि उन्होंने काफ़ी बार आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें काफ़ी बार खदेड़ दिया, हराया, लेकिन पहली बार जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उन्होंने उन्हें मार दिया। अब इसके बाद दक्षिण या और दक्खन के ऊपर कोई भी समय 500 साल तक कोई भी हिंदू या यहाँ का जो स्वराज के लोग हैं ना, यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, इनका साम्राज्य रहा नहीं। तो 500 साल तक ये बात चली और 1630 में जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उसके बाद 1645 जब वो 15 साल के थे, तो 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थापित करने का निर्णय लिया। अब हम सोचें कि 15 साल की आयु में, आज के तारीख में हम देखें तो बच्चे मोबाइल भी नहीं छोड़ते, और इन्होंने अपने पिताजी, इनके जो थे शाहजी राजे एक वरिष्ठ सेनापति थे आदिल शाही में। तो इनके सामने इनका जीवन, जैसा हम आज की भाषा में बोले, बिल्कुल सेट था। इन्हें आदिल शाह के कोर्ट में अगर ये सेनापति का काम करते तो इनके पास ऑलरेडी पूना, सूपा, ये सारे एरियाज इनके कंट्रोल में थे। बट इन्होंने कोई अलग ही निर्णय लिया और जिस निर्णय की वजह से उन्होंने खुद का और पूरे भारत देश का भविष्य बदल दिया। 1635 में जब इन्होंने पहले डिसाइड किया तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इनके मदर का था, इनके माता का था, और उन्होंने उनके अंडर रिलीजियस स्टडीज किए, उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी और अपने कुछ हैंडफुल ऑफ मावलाज ये मराठी में आप बहुत बार सुनेंगे कि शिवाजी महाराज आणि त्यांचे मावळे। अब मावळे यानी क्या? देवर बेसिकली पीपल हु बिलोंग टू मावल ये पुणे के पास का गांव है, तो वहाँ के हाथ भर के लोग उन्होंने इकट्ठा किए और उन्होंने स्वराज्य स्थापन करने का निर्णय लिया। अब 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला काबिज किया, तोरणा, और 18 साल के होते होते उन्होंने 2 किले काबिज कर लिए थे बीजापुर सल्तनत से। जब ये बीजापुरी सल्तनत को पता चला तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने उनके पिताजी शाहजी को नजर कैद कर लिया ताकि शिवाजी को रोका जा सके। अब समझने की बात इसमें यह है कि हम जब बोलते हैं तो डिफरेंस ऑफ कल्चर, संस्कृति देखिए। शाहजी महाराज को नजर कैद करने की वजह से शिवाजी महाराज ने अगले 6 साल तक कोई भी आक्रमण नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी लोगों से संपर्क बढ़ाया, अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया, लेकिन आक्रमण नहीं किया। इसके एवज में आप अगर देखें कि इनका प्रतिद्वंदी जो सबसे बड़ा था औरंगजेब ने जब विरासत की लड़ाई हुई उनके पिताजी शाहजहां के बाद, उन्होंने अपने सगे बड़े भाई दाराशिको को मार दिया और शाहजहां अपने अंत तक लाल किला आगरा में कैद थे। तो उन्होंने अपने खुद के पिताजी को कैद रखा और शिवाजी महाराज इस विचार सरणी के थे कि मेरे फादर को आपने नजर कैद रखा है तो मैं आप पे आक्रमण नहीं करूंगा, मुझे उनकी इतनी इज्जत है, मुझे उनकी उतनी परवाह है।
अब 1656 करीब जब शिवाजी महाराज 26 साल के थे, तो तब शिवाजी महाराज ने फिर से किले काबिज करना चालू किया, क्योंकि शाहजी महाराज को नजर कैद से छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा पहला जो चैलेंज शिवाजी महाराज के सामने आया वो था 1659, जब उनकी उम्र 29 साल की थी। बीजापुर के सबसे पराक्रमी और सबसे विशाल काय, सबसे ताकतवर जो सेनापति थे, उनका नाम था अफजल खान। और उन्होंने बेड़ा उठाया कि मैं शिवाजी महाराज का खात्मा करूंगा, बीजापुरी सल्तनत को इनसे छुटकारा दिलाऊंगा। अब ऐसा कहा जाता है कि ये 7 फुट के थे, इनकी ताकत की स्टोरीज बहुत लेजेंडरी हैं मिलिट्री हिस्ट्री में। अब ऐसा व्यक्ति जब हमसे बात करने आ रहा है, तो उन्होंने तो पहले जब वो महाराष्ट्र में आए तो उन्हें शिवाजी महाराज को उत्साहने के लिए, उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए पहले तो सारे मंदिर उद्ध्वस्त करना चालू कर दिया। अब शिवाजी महाराज, आप एक और हमें बात उनकी समझनी चाहिए कि 29 की उम्र थी और वो ऑलरेडी एक काफी एस्टैब्लिश मिलिट्री लीडर बन चुके थे। बट उनकी पूरी जीवन शैली में आप एक बात देखेंगे कि उनमें इतनी मैच्योरिटी और विजडम, इतनी समझ थी कि उसके चलते देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि यू माइट लूज द बैटल बट डोंट लूज द वॉर। तो ही वॉज रेडी टू लूज बैटल्स बट नॉट रेडी टू लूज द वॉर। तो उन्होंने, जब इनको उत्साह गया तो इन्होंने उसको घास नहीं डाली, ये अपने हिसाब से चलते रहे। एंड में सुलह के लिए बात छिड़ी गई और प्रतापगढ़ में दोनों की मुलाकात तय हुई 1659 में। अब ये जो इनकी सुलह की मीटिंग थी, ये मराठी हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स है। इसके बाद और एक इवेंट है, मैं आपको बताऊंगा। ये 2 इवेंट्स उनके सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। अब ये इवेंट इसलिए सिग्निफिकेंट है कि दक्खनी सल्तनत का सबसे ताकतवर अगर सेनापति है तो उसको चैलेंज करना ये किसी के सोचने के भी बाहर का विषय था। लेकिन जब प्रतापगढ़ में सुलह के लिए दोनों मिले तो शिवाजी महाराज को अंदाजा था कि सुलह तो एक नाटक है, मुझ पे ये पक्का हमला करेंगे और मुझको ये मारने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने एक स्टील आर्मर प्लेट पहनी हुई थी और एक हथियार के तौर पे बाघ नख लेके गए थे। अब जब ये मिले तो अफजल खान ने अपना चाकू निकाल के इनको मारने की कोशिश की और शिवाजी महाराज ने, बिकॉज आर्मर प्लेट पहना था तो वो बच गए और उन्होंने अपने बाघ मग से हमला बोल दिया। अब इस बात में और एक बात जो बहुत ध्यान देने लायक है कि सुलह के टर्म्स ऐसे थे कि दोनों के साथ एक एक अंगरक्षक आएंगे। अब जो अफजल खान के साथ अंगरक्षक थे उनका नाम था सैयद बंदा। सैयद बंदा ऐसा समझा जाता था कि वो जमाने के भारत देश के वन ऑफ द टॉप तलवारबाज है, स्वॉर्ड्समैन है। शिवाजी महाराज को अंदाजा था कि अगर मैं अफजल खान पे हमला बोल दूंगा और तभी अगर सैयद बंदा भी मेरे पे धावा बोलेगा तो मैं दोनों को संभाल पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अब मिलिट्री जीनियस ऑफ शिवाजी महाराज ये है कि उन्होंने अपना सबसे ताकतवर या अकम्पलिश्ड मिलिट्री स्वॉर्ड्समैन या फाइटर नहीं चुना, उन्होंने अंगरक्षक के नाम पे चुना जिह्वा मल्ला को। अब जिह्वा मल्ला की ये कहानी है कि वो बहुत फुर्तीले थे, बहुत फास्ट थे, अजाइल थे और उनका तलवार के साथ एम बहुत अच्छा था। सबसे ताकतवर या सबसे अकम्पलिश नहीं होंगे लेकिन उनका एम बहुत था और फुर्तीले थे। तो जब ये मीटिंग हुई तो जिह्वा मल्ला को यह बताया गया कि आप सिर्फ सैयद बंदा के हाथ पे ध्यान देंगे, आप मेरे और अफजल खान के बीच में क्या हो रहा है इसकी आप चिंता मत करो। मैं अफजल खान के साथ मैं मरूंगा या जो होगा मेरा देखा जाएगा। सैयद बंदा जब अंदर आएगा, जब अफजल खान चिल्लाएंगे, आपको सिर्फ उनके हाथ पे ध्यान देना है। और बिल्कुल उसी तरह से बात हुई। उन्होंने जैसे ही हमला किया अफजल खान पे बागनक से, तो सैयद बंदा दौड़ते हुए आए और जैसे सैयद बंदा आए और जिह्वा मल्ला इस तरफ से आए तो उन्होंने सबसे पहले जिह्वा मल्ला का हाथ, सैयद बंदा का हाथ ही काट दिया और उस प्रकार से प्रतापगढ़ की युद्ध को वो जीत पाए। प्रतापगढ़ की जीत ने पूरे बीजापुरी और दक्खनी सल्तनतें जो थी, तब तक शिवाजी महाराज का मुगलों से मुकाबला ज्यादा हुआ नहीं था।
लेकिन दक्खनी सल्तनतों को पूरा हिला दिया कि दक्खन में कोई दक्खनी सल्तनतों को चैलेंज कर सक रहा है, ये सेंचुरीज में हुआ नहीं था। अब इसके बाद जब ये मैटर खत्म हुआ तो अफजल खान का बेटा फजल खान और सिद्दी जौहर भी एक अकम्प्लिश्ड मिलिट्री पर्सन था, 40,000 की सेना के साथ उसको भेजा गया। अब ये भी मैटर जो है, ये युद्ध है, ये भी बड़ा मराठी हिस्ट्री में इसके ऊपर बहुत सारे पोवाड़े हैं। पोवाड़े मराठी में गीत हैं शिवाजी महाराज के प्रशंसा में, उसमें शिवाजी महाराज, मावलो और सबकी प्रशंसा की गई है, तो उसमें बहुत सारे मराठी पोवाड़े हैं। तो शिवाजी महाराज के साथ इनकी बहुत दिन तक सिद्दी जौहर ने जब अपनी सेना लाई तो आंख मिचोली चलती रही। अंत में जाके वो पन्हालगढ़ में वो स्थायित हुए और 40,000 की सेना के साथ सिद्दी जौहर ने पूरे के पूरे किले को घेर लिया। अब शिवाजी महाराज को यह बात क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ से मैं बाहर निकलना मुश्किल है। उनकी तैयारी थी, उन्होंने उनकी जो ग्रेनरीज थी वहाँ पे अनाज वगैरह पूरी तरह से स्टोर था, सब कुछ रखा हुआ था। लेकिन 5-6 महीने गुजर गए और उन्हें यह बात समझ आई कि सिद्दी जौहर ने बाहर से आने वाली सारी सप्लाई लाइंस बंद कर दी थी और बारिश का मौसम था। और आपको पता है कि पूना के आसपास उस एरिया में बारिश किस तरह से होती है। शिवाजी महाराज को यह समझ गया था कि अगर मुझे बचना है इस सिचुएशन में से तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तो इन्होंने पन्हालगढ़ से निकलने की ठान ली। इस स्टोरी के 2 हीरो हैं। पहले नायक हैं शिवा काशिद। ये शिवाजी महाराज के नाई थे, बार्बर, उनके बाल काटा करते थे। लेकिन उनकी बांधी, उनका बिल्ड काफी शिवाजी महाराज जैसा था। तो उन्होंने वॉलंटियर किया। उन्होंने, जिसे हम आज मॉडर्न टर्म में बोलते हैं कि सुसाइड मिशन के लिए वॉलंटियर किया, कि रात के अंधेरे में जिस दिन बहुत बारिश थी तो वो एक पालकी में बैठ के शिवाजी महाराज बनके उस किले में से बाहर निकले। अब जब सिद्दी जौहर के सैनिकों ने उनको देखा तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि शिवाजी महाराज ही एस्केप कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। तो उन्होंने उस पालकी को पकड़ा, उनके साथ जो मुठभर सैनिक थे उनको पकड़ा और सिद्दी जौहर के पास ले गए। लेकिन जब तक सिद्दी जौहर को ये बात समझ आई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, यहाँ पे तो ये शिवाजी जैसे दिख रहे हैं, और वो जमाने में क्या है कि अब ये शिवाजी महाराज एक्चुअल में है कि नहीं ये समझना, उनको किन लोगों ने देखा है, उनको ग्रिल करना, उसी को भी समय लगेगा। अभी आज का नया जमाने जैसा नहीं था। तो जब तक ये बात इन लोगों को ज्ञात हुई तब तक शिवाजी महाराज कुछ 500 सैनिकों के साथ विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए। अच्छा, ये दिन था, बहुत जोरदार बारिश आ रही थी और रात का समय था। ये इसलिए चुना गया क्योंकि बारिश के आवाज में घोड़ों के जाने का आवाज नहीं आएगा। अगर बाकी दिन करते तो आवाज आ जाता और सैनिकों को पता चल जाता। तो जब वो विशालगढ़ के लिए निकले तो सिद्दी जौहर अकम्प्लिश्ड मिलिट्री पर्सन था, उसे भनक उस चीज की भी लग गई और उसकी 40,000 की सेना थी, उसने पूरी की पूरी सेना को उनके पीछे भेज दिया। अब जो हमारे दूसरे इस स्टोरी के नायक हैं बाजी प्रभु देशपांडे, तो पन्हालगढ़ से विशालगढ़ जाते हुए एक एरिया आता है जिसका नाम पहले कहा करते थे घोड़खिंड। अब घोड़खिंड ये क्या कौन सी एरिया है? तो घोड़खिंड एक पास है, वैली के बीच में पास है। आपको अगर एक किले से दूसरे किले जाना है तो उसे क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब बाजी प्रभु देशपांडे ने यह निर्णय लिया कि आप विशालगढ़ जाइए, आप वहां पे सुखरूप पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आप एक तोप चलाइए और जब तक तोप नहीं चलाते तब तक मैं और हम 300 लोग इस घोड़खिंड में से इन सेना को आगे जाने नहीं देंगे। तो ये डिसीजन हुआ। हमने इंग्लिश में वो 300 मूवी देखी है कि ग्रीक्स ने कैसे एक वैली में लोगों को रोका, उससे भी ज्यादा शायद प्रेरणादायक ये कहानी थी। और अगेन ये सुसाइड मिशन था क्योंकि 40,000 की सेना के अगेंस्ट ये बात तो तय था कि आप जीतने नहीं वाले हैं, आप उस दिन मरने वाले हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के प्रति लोगों की भक्ति इस प्रकार से थी क्योंकि ये समय पे जो सोल्जर्स हुआ करते थे, आम सेना के लोग हुआ करते थे, इनका लड़ने का मेन हेतु एज अ प्रोफेशन हुआ करता था। दे वर ट्रेन्ड एंड दे वर प्रोफेशनल फाइटर्स।
लेकिन क्योंकि ये राजा, ये व्यक्ति ऐसे थे कि इनके लिए सारे लोग मर मिटने के लिए तैयार थे। विशालगढ़ जैसा तय हुआ था वैसे शिवाजी महाराज पहुंचे, वहां से तोप का आवाज किया गया और उसके बाद ही बाजी प्रभु देशपांडे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अभी बाजी प्रभु देशपांडे का नागपुर में आप अगर देखेंगे रामनगर चौक पे एक पुतला बनाया गया है एंड मराठी हिस्ट्री में भी उनके काफी गुणगान गाए जाते हैं। अब जब ये स्टोरी यहाँ तक आई तब दक्खनी सल्तनत को ये समझ आया कि अफजल खान भी गया, सिद्दी जौहर गया, इतनी बड़ी बड़ी सेना गई। अब जो बड़ी बेगम दक्खनी सल्तनत की थी उन्होंने एक पत्र भेजा औरंगजेब को कि भाई ये प्रकार से इधर दक्खन में सारा कार्यक्रम हो रहा है और ये एक रियल डेंजर है कि ये पूरे इंडिया को ही हमारी रूल को चैलेंज कर देंगे, तो आप इनके बारे में कुछ कीजिए। तब तक औरंगजेब मुगलों के साथ भी शिवाजी महाराज की मुठभेड़ होना चालू हो चुका था। अब ये समय पे औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान इनको 1.5 लाख की सेना के साथ भेजा। 1.5 लाख की सेना के साथ वो दिल्ली से रवाना हुए और जब वो महाराष्ट्र पहुंचे और जब वो पूना पहुंचे तो पूना में सबसे पहले उन्होंने पूरे पूना को कंट्रोल करते हुए उन्होंने अपना डेरा बसाया लाल महल में। लाल महल वो जगह है जहाँ पे शिवाजी महाराज बड़े हुए थे, उनका बालपन पूरा का पूरा लाल महल में गुजरा था और उनका बर्थ हुआ था शिवनेरी में। शिवनेरी एक किला है और उनका नाम रखा गया गॉडेस शिवाई के नाम से और उनका लेकिन बालपन पूरा लाल महल में था। अब 1660 की ये बात है। अब आप फिर से सोचिए कि 1660 में लाल महल काबिज हो गया। शिवाजी महाराज जो इतने बड़े मिलिट्री सक्सेसेस हैं, अफजल खान को हरा दिया, सिद्दी जौहर को हरा दिया, इस तरीके की हमारी सेना है। लेकिन मुझे ये वाला जो एपिसोड है शिवाजी महाराज का, मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं कि इस एक चीज की पढ़ाई कर लो तो यू कैन लर्न मोस्ट थिंग्स दैट आर देयर टू लर्न अबाउट लाइफ। उनका डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, उनका लैक ऑफ ईगो, जिसको हम कहेंगे सिचुएशन देखते हुए इस प्रकार का था कि उन्होंने 2.5 से 3 साल तक कोई कार्यवाही नहीं की। 2.5 से 3 साल शाइस्ता खान लाल महल में था, पूरे पूना को काबिज करके रखा था, मराठों का आना जाना पूरा बंद कर दिया था पूना में से, लेकिन 2.5 से 3 साल तक शिवाजी महाराज ने हमला नहीं किया। उन्हें पता था कि मेरी कैपेसिटी ही नहीं है 1.5 लाख की सेना के साथ। क्योंकि इसमें एक और बात आपको सोचनी है कि स्वराज को चलाना या स्वराज को चालू करना, ये हाथ भर के मावलों के साथ इन्होंने डिसीजन लिया था। इन्हें वारिस में औरंगजेब जैसी सेनाएं, घुड़सवार, ये सारी चीजें मिली नहीं थी। तो अब उनको ये पता था कि मैं अपने मावलों के साथ, शाइस्ते खान की 1.5 लाख की फौज है, घुड़सवार है, हाथी है, सब है, मैं उनसे लड़ ही नहीं सकता। अब 2.5 से 3 साल इन्होंने पेशेंस रखा, इन्होंने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी पे डिसीजन लिया और 1963 अप्रैल 1963 हमने उरी नाम की पिक्चर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से देखी हुई है कुछ दिनों पहले। लेकिन ये जो सर्जिकल स्ट्राइक था ये शायद दुनिया के इतिहास में एक यूनिक सर्जिकल स्ट्राइक था, क्योंकि इस सर्जिकल स्ट्राइक में 400 लोग एक शादी के प्रोसेशन की आड़ में पूना शहर में दाखिल हुए। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो शादी की बारात है, अंदर घुसे। और एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि अटैक को लीड खुद शिवाजी महाराज कर रहे थे। मैंने जैसे कहा उनके पास एक इस प्रकार की ऑप्शन नहीं था कि वो सबको भेज दें और खुद वहां से अटैक को सिर्फ मॉनिटर करें। खुद उनको जाना पड़ा। खुद जब जाएंगे तभी लोग इंस्पायर होंगे कि जो मैं कह रहा हूं मैं कर भी रहा हूं, और उसी वजह से वो भी करेंगे। अंदर घुसे, वो डायरेक्ट लाल महल जहां शाइस्ते खान रुका था, लाल महल के अंदर पहुंच गए शिवाजी महाराज। शाइस्ते खान का बेटा और करीब 40 लोग लाल महल में मारे गए। और जब जहां पे वो सोए थे, उनकी जो बेडरूम थी शाइस्ते खान, खुद शिवाजी महाराज डायरेक्ट बेडरूम तक पहुंचे
शाइस्ते खान को कुछ जब आवाज आया, उसने भागने का प्रयत्न किया और छज्जे पे से, बालकनी पे से जब भाग रहा था तो उसकी 4 उंगलियां, शिवाजी महाराज ने जब तलवार मारी तो 4 उंगलियां कट गई। यही शाइस्ते खान आगे जाके बंगाल, क्योंकि उसको औरंगजेब ने बोला कि आपने हमें इतना बेइज्जत कर दिया है, 1.5 लाख की फौज के साथ अगर आप शिवाजी महाराज पे नहीं काबिज कर पा रहे, आप 3 साल से वहां रुके हुए हो, आपके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है, आप तो मुझे मुंह मत दिखाओ, आप बंगाल चले जाओ। मजे की बात यह है कि बंगाल के वो फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं और वास्तविकता उनकी 4 उंगलियां शिवाजी महाराज ने काट के बेइज्जत कर दिया था। एनीवेज, वो अलग बात है। पर इस इंसिडेंट ने मुगलों को हिला दिया। जो पहले अफजल खान के वध की वजह से दक्कनी सल्तनत का हुआ, वो शाइस्ते खान की उंगलियां काटने से मुगल सल्तनत हिल गई। एक सामान्य लोगों में एक ऐसी धारणा आ गई कि ये आदमी शायद इसे हराया ही जा नहीं सकता, शायद कुछ अलग ही चीज है जो इनके साथ है, लेकिन इनको चैलेंज करना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद 1964 में उन्होंने सूरत को अटैक किया। सूरत मुगलों का एक मेन सेंटर था, जिसे आप मॉडर्न टर्म्स में शायद मास इनकम टैक्स रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे ट्रेडर्स और सारे के सारे पैसे सूरत में थे। तो अगर उनका कहना था आपको हमारा प्रोटेक्शन चाहिए स्वराज का, तो ऑब्वियसली हमें कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। उन्होंने 1664 में सूरत को अटैक किया। 1665 में, उसके बाद अगर हम देखें तो 1665 में शिवाजी महाराज ने, औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। अब ये जय सिंह जो थे, ये बहुत ही वरिष्ठ, उम्र से वृद्ध राजपूत राजा थे और इनका काम बहुत पक्का था, यानी देयर वाज नो लूज एंड्स इन हिज वर्क, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे। तो जय सिंह को भेजा गया और जय सिंह इतनी तैयारी के साथ आया कि शिवाजी महाराज को भी उनके सामने हाथ टेकने पड़े। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, जिसमें शिवाजी महाराज को काफी सारे किले सरेंडर करना पड़ा। हमें अभी तानाजी मूवी में देखा कि जब वो कोंडाना आते हैं उनको जिजामाता को ये करने के लिए। इसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली में औरंगजेब ने उनको अपमान किया, उनको बहुत बेइज्जत किया। तब वो जाके वहाँ पे कारागृह में बंद हुए। कारागृह में बंद होने के बाद जब औरंगजेब ये सोच रहे थे कि इनके साथ किया क्या जाए, इन्हें जिंदा छोड़ा जाए, इन्हें मार दिया जाए या क्या किया जाए, तब वो वहाँ से भी फरार हो गए। वो भी बहुत एक फेमस इंसिडेंट है कि लोगों के लिए मिठाइयाँ जो आती जाती थी महल में से, तो उन एक मिठाई के डब्बे में बैठ के वो और उनके पुत्र संभाजी महाराज, ये दोनों वहाँ से निकल गए। अब मैं आपका ध्यान एक सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट पे लाना चाहूँगा, 1674, क्योंकि ये वॉर स्ट्रेटेजीज, वॉर तो चलते रहेगा, इसके इन्यूमरेबल इंस्टेंसेस है। 1674, 6 जून 1674, ये था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, करोनेशन ऑफ छत्रपति। अभी इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 500 साल से कोई भी हिंदू राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। ओपन में बड़ी जोर शोर से बैंड बाजा के साथ, हजारों लोगों के उपस्थिति में, रिचुअल्स के साथ राज्याभिषेक हिंदू राजा का होना, ये तो शायद काफी लोग सोच चुके थे कि इसके बाद कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ। आज भी काफी मराठी हाउस होल्ड्स में आपको बहुत बड़े बड़े उसके फोटो दिखेंगे। बाला साहेब ठाकरे के हर इंटरव्यू में उनके पीछे आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा फोटो होता है उनके राज्याभिषेक सोहरे का, सेरेमनी ऑफ कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज। अब इसके भी पीछे आप अगर सोचेंगे तो ये वक्त जब तक आया 1674, तब तक शिवाजी महाराज की उम्र 44 साल की थी, 44। और बात सोचने की ये थी कि इन्होंने छत्रपति बनने का निर्णय क्यों लिया। तो उन्हें यह ध्यान में आया कि मुझे अगर सच में मुगलों से और सल्तनतों से लड़ना है तो मेरा भी एक, सिर्फ मुझे एक राजा होके या स्वराज्य छोटा राजा बन के मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मुझे बनना पड़ेगा छत्रपति।
छत्रपति का मतलब होता है कि एक छत्रपति की छाया के अंदर काफी सारे राजे हो सकते हैं, लेकिन सबके छत्रपति शिवाजी महाराज रहेंगे। और उसी समय उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, कार्य व्यवस्था में बहुत जबरदस्त उन्होंने चीजें इंट्रोड्यूस की। उन्होंने अष्टप्रधान ये कंसेप्ट को लाया। अष्टप्रधान का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी 450 साल पहले उनका ये निर्णय, जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम सुनते हैं पेशवा, तो पेशवा ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, पंत प्रधान। पेशवा का मतलब होता है पंत प्रधान। उन्होंने सचिव बनाया, सेक्रेटरी, डबीर का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर, अमात्या का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर, मुजुमदार। तो ये सारी पोस्ट, ये सारे ओहदे उन्होंने क्रिएट किए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने छत्रपति होने को साथ में उन्होंने इफेक्ट दिया और उन्होंने नींव रखी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें और एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि वहां आते आते 1674, 500 साल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे लोग तो पूरे रिचुअल्स तक भूल चुके थे। राज्याभिषेक किस तरह किया जाता है, कैसे होता है, ये तक भूल चुके थे। सिर्फ शिवाजी महाराज थे कि जिनकी वजह से ये सारी चीजें रिवाइव हो पाई। मैं अभी बात करना चाहूंगा उनकी लेगेसी की, कि शिवाजी महाराज की क्या विरासत है, क्यों उनके बारे में जानना, क्यों उनके बारे में एज एन भारतीय, एज ए इंडियन हर पर्सन के लिए जरूरी है। पहले मैं आता हूं संभाजी महाराज पे। संभाजी महाराज जो उनके बेटे थे, औरंगजेब का मानना था कि शिवाजी महाराज का देहांत हुआ 1680 में, 50 साल की उम्र। औरंगजेब का ये मानना था उसके बाद कि एक बार शिवाजी महाराज का निधन हो गया तो उसके बाद तो मुझे कोई तकलीफ नहीं जाएगी, मैं मराठे हाथ टेक देंगे, बिकॉज शिवाजी महाराज ही मर चुके हैं। और ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी, इंग्लिश में जिसे हम अंडर एस्टिमेशन कहेंगे। संभाजी महाराज 1689 यानी 9 साल तक शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने औरंगजेब की हालत खराब कर दी। छापामारी युद्ध, जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, छापामारी युद्ध में उन्होंने औरंगजेब को हर तरीके से, हर जगह पे तकलीफ देते हुए कहीं पे भी उन्हें सक्सेस मिलने नहीं दिया। 1689 में उन्हें धोखे से पकड़ा गया और बहुत दुर्दैव कहानी है कि औरंगजेब ने बहुत ही क्रूरता के साथ उनकी हत्या करी। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि एक दिन आंख फोड़ी, एक दिन उनका स्किन निकाल दिया, एक दिन कुछ किया, जब तक वो मर नहीं गए। लेकिन उन्होंने तब भी सरेंडर नहीं किया संभाजी महाराज ने। अब सोचने वाली बात यह है, आप सोचिए कि आजकल हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के लोग संभाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उनका जीवन तो वो तो थर्ड जनरेशन थे। उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो अगर सिर्फ औरंगजेब को बोल देते ठीक है मैं आपका मनसबदार करके बना रहूंगा यहाँ पे, आप मुझे मेरे पे कृपा रखिए एज अ एम्परर, तो उनका जीवन बिल्कुल सेट था। लेकिन ये क्या स्पिरिट होगा, ये क्या चीज होगी कि उसके बाद भी वो मरने तक उन्होंने अपने आइडियल्स को नहीं छोड़ा, अपने फादर की लेगेसी को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। संभाजी महाराज पे कभी लेक्चर हो सकता है, वो भी एक उस प्रकार की हस्ती थे। अच्छा, 1689 संभाजी महाराज का देहांत हो गया, जैसा मैं कहा औरंगजेब ने उनको मार दिया। अब ऐसा लगा कि अब तो शायद मराठे हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। अब उस पीरियड में अब बहुत ज्यादा बात करने का हमारे पास समय नहीं है। वहां उस पीरियड के मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। इन्हें कहा जाता था संताजी धनाजी। तो संताजी धनाजी के बारे में भी आप पढ़ें कि भाई अब तो छत्रपति संभाजी महाराज भी नहीं रहे, उसके बाद भी एक बार तो उन्होंने डायरेक्ट मुगल छावनी में औरंगजेब पे धावा बोल दिया। उस दिन औरंगजेब अपनी टेंट में नहीं थे, इसलिए बच गए। और 1707 के बाद पेशवाई आई। पेशवाई में फिर बाजीराव बल्ला आए, जो हमने सब लोगों ने मूवी देखी हुई है, बहुत लोगों ने।
और फिर मराठा साम्राज्य इतने ऊपर गया कि अटक तक, जो आज के तारीख में पाकिस्तान में है, और दिल्ली को भी काबिज कर गया। तो ये जो लेगेसी है शिवाजी महाराज की, ये इन्होंने ये दर्शाया कि उनके विचारों पे चलने वाले लोग थे, इसलिए मराठा साम्राज्य उनके मरने के 100 साल बाद अपने सबसे परम सीमा पे था, क्योंकि लोगों को उस राजा में उतना भरोसा था। अभी और एक कैरेक्टर जो उनके जीवन में शायद सबसे ज्यादा महत्व रखता है और आज के लोगों के लिए बहुत सीखने लायक है, ये है उनकी माताजी जिजामाता। मैं काफी लोगों से जब डिस्कस करता हूँ, मॉडर्न लोगों से बात करता हूँ, तो हम जो आजकल ये मॉडर्न फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो खुद के लखुजी राव जाधव, उनके पिताजी का नाम, जिजामाता थे सिंदखेड़ राजा से, जो बेसिकली विदर्भ में आता है, बुल्ढाना में है सिंदखेड़ राजा। और उनके पिताजी और उनके भाई को आदिल शाही सल्तनत ने मार दिया था। उनका एक बेटा भी आदिल शाही सल्तनत ने मारने के बाद भी उन्होंने शिवाजी महाराज को ये नहीं बोला कि आप आपके फादर के किंगडम को संभालो, आप आराम की जिंदगी बिताओ। उन्होंने जो आइडियल्स अपने बेटे में दिए, अपनी फैमिली में दिए, और पूरी पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे एट एवरी स्टेज। शिवाजी महाराज उनसे सलाह लिया करते थे। तो शी इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। जो आजकल हम देखते हैं कि भाई विमेन एम्पावरमेंट, तो वो जिजामाता से सीखने लायक है। और दो चीजें जो शिवाजी महाराज के शासन में बात करने लायक है, एटीट्यूड टू कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट तो उनने कभी मानी ही नहीं। उनको हम कहते हैं कि 18 पगड जाती सगळ्यांना घेऊन ते चालले। इसका मतलब यह था कि सिर्फ आदमी की क्या वैशिष्ट्य है। शिवा काशिद, जिसका मैंने नाम लिया, वो उनका बार्बर था। जीवा मल्ला भी अपर कास्ट में उनके नहीं था। उनके मरने के बाद होलकर आप देखें तो धनगर कम्युनिटी है जो इंदौर के राजा बने। तो उन्होंने पूरे कास्टिज्म को ही खत्म कर दिया। पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे, तो हर कास्ट के लोग, आपकी एबिलिटी पे कंप्लीटली मुद्दा था। दूसरा, रिलीजन पे आओ। अभी रिलीजन में भी अगर अपन सोचें तो आक्रमणकारी मुसलमान थे या इस्लाम फॉलो करते थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम से कभी दुश्मनी नहीं की, मुसलमानों से कभी दुश्मनी नहीं की। सोचने वाली यह बात है कि उनके हेड ऑफ आर्टिलरी डिवीजन और हेड ऑफ नेवी भी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मुसलमान थे। तो वो आदमी का वैशिष्ट्य, आप जो जिस भगवान को पूछते हो, उनने एक औरंगजेब को बहुत अच्छा पत्र लिखा था। जब औरंगजेब ने जिजिया टैक्स लगाया था, जिजिया टैक्स का मतलब यह है कि जो भी नॉन मुसलमान है उसको टैक्स भरना था। आप जस्ट बिकॉज आप नॉन मुसलमान हो, आपको टैक्स भरना है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था औरंगजेब को कि आप जो भी अल्लाह को मानते हो, मैं भगवान को मानता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप ये मत कीजिए, ये इस वजह से ये बात सही नहीं है, इस वजह से फिर लड़ाई के सिवा कोई पर्याय नहीं बचेगा। तो वो एंटी इस्लाम भी नहीं थे, कास्ट भी नहीं थी, सिर्फ आदमी किस प्रकार से है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज अ लीडर ऑफ फ्री मैन। तो ये उनका कास्ट और रिलीजन के बारे में है। अब मैं आपको करंट डे में लाना चाहता हूं। लेगेसी अगर हम देखें शिवाजी महाराज की, तो आप ये लोगों को बताइए कि महाराष्ट्र बाद में जाके जो सांस्कृतिक और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री बना, इसके पीछे मेरा मानना है कि शिवाजी महाराज का ही हाथ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे, मुंबई है, नागपुर है, पुणे है, यहाँ पे पूरे भारत भर से लोग आके सेटल हुए। गुजरात हो, राजस्थान हो, साउथ हो, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह से। इसका कारण क्या था? इसका कारण मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पे जो संस्कृति थी, जो काम अगर बताया तो काम होता था, वह था। ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोग या यहाँ के हवा में कुछ ऐसा है कि सब लोग यहाँ पे आके आना बस पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये जो शिवाजी महाराज का कल्चर है, अभी वो डब्बे वाले, मुंबई के डब्बे वाले पे अमेरिकन ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च किया है कि 1 in a million सिर्फ मिस्टेक होती है। आप उनकी हिस्ट्री देखना, उनकी सारों की एंसेस्ट्री शिवाजी महाराज की सेना से है। उनको ये पता है कि एक बार बताया गया तो काम कंप्लीट होने के सिवा ऑप्शन ही नहीं है। ये जो संस्कृति उन्होंने लेके आई है,
उस वजह से मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र भारत देश में सबसे प्रगतिशील स्टेट बन सका है। एटीट्यूड टू विमेन आप देखिए, विमेन सेफ्टी देखिए। आज से 40-50 साल पहले भी मुंबई में रात को 11 बजे 12 बजे भी विमेन महिलाएं बाहर जा सकती थी, घूम सकती थी, क्योंकि वो शिवाजी महाराज का कल्चर था, छेड़ना नहीं। उनके दो बहुत फेमस इंस्टेंसेस है कि 16 साल की उम्र में जब वो पहली बार अपना वर्चस्व बना रहे थे तो उनके गांव का जो पाटिल था, पाटिल बोले तो पाटिल पदवी होती है, पदवी यानी जो भी एक जागीरदार पाटिल है, वो पाटिल ने एक लड़की को छेड़ दिया और शिवाजी महाराज ने भरे कोर्ट में ऑर्डर दिया कि इसके हाथ पैर तोड़ दो। और ये रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि वो जमाने में अगर कोई उधर का जागीरदार होता था तो वो जागीरदार का हक था, वो जो चाहे वो करता था। तो उसके हाथ पैर तोड़ने का जब उन्होंने आदेश दिया, या आप देखिए कि औरंगजेब के काल में राज में स्लेव ट्रेडिंग थी। स्लेव ट्रेडिंग का मतलब नौकरों का ट्रेड होता था, यहाँ से मिडिल ईस्ट नौकर भेजे जाते थे। तो इन्होंने इस सब चीज को बंद कर दिया। ये सब बोलते बोलते मैं अंत में आप लोगों का ध्यान, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आज का दिन और शिवाजी महाराज का क्या रिलेशन है, इनमें क्या समानता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि 400 साल पहले ऐसा कॉन्सेप्ट देश में लाना कि हर व्यक्ति, हर नागरिक की समान अधिकार है, हर व्यक्ति, हर नागरिक की समान इज्जत है, ये आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें कि आज का दिन जब हम उत्सव मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस है, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हमारे 4 प्रिंसिपल्स है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कि जिसमें सारे, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी मैन हो या वुमन हो, सारों के अधिकार सेम है, सारों की कैपेबिलिटी सेम है, सबके तरफ आपको भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक भारतीय है, बाकी कोई कारण नहीं है। ये जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे मैं मानता हूं कि शिवाजी महाराज के राज्य में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें और आपको बहुत डिटेल में उनका टैक्सेशन सिस्टम आप देखिए, उसे कहा जाता था चौथाई, सर देशमुखी, इस तरीके से टैक्सेस वसूले जाते थे, लेकिन वो भी एक बहुत रीजनेबल लेवल ऑफ टैक्सेशन था। शिवाजी महाराज को कहते थे रयतेचा राजा। रयत क्या होती है? रयत इज द कॉमन मैन, रयतेचा राजा। तो उसके पहले मिडिवियल वर्ल्ड में सारे राजा जो हैं उनकी इच्छा रहती थी कि लोग हमसे डरे, लोग उनके हमेशा डर से जीते थे, लेकिन शिवाजी महाराज का ऐसा नहीं था, वो बहुत उनके प्रति आदर था। और ये सारी चीजें हम अगर देखें तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो संविधान है उसका बेस हमने ये देखा, हम शिवाजी महाराज हैं और इनके जैसे जो लोग हैं, उस वजह से वो सरवाइव हो पाया और 450 साल पहले उन्होंने हमें ये दिखाया। मेरे हिसाब से हर पर्सन ने, मुझे ये दुर्दैव लगता है भारत देश का कि शिवाजी महाराज के बारे में कभी तो लोग, मॉडर्न लोग, आप अगर बात करो कि हर एयरपोर्ट क्यों नाम पे कर रहे हैं या स्मारक क्यों बना रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके बारे में अगर हम जितना पढ़ाएंगे लोगों को उतना उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है। और देव देश धर्म, ऐसा उनका जो एक मानना था कि देव देश धर्म, तो ये सारी चीज़ें हमने इम्बाइब करनी चाहिए और शिवाजी महाराज से सीखनी चाहिए। मैं इसके साथ कंक्लूड करूंगा। थैंक यू। तो मेरे मस्तक के नज़दीक शिवाजी महाराज का पुरंदर का इतना बड़ा किताब है, जब भी समय मिलता है तो 12 महीने उसकी पढ़ाई करते रहता हो, भूलता हो, पढ़ाई करता हो, भूलता हो, वो बात अलग है। लेकिन शिवाजी महाराज को मैं भी बहुत बड़ा हीरो समझता हूँ। इसमें ऐड करने वाली कुछ बातें नहीं है, उन्होंने सारा कवर कर दिया। एक दो चीज़ें जो मेरे ख्याल में आई, जो उन्होंने जो जिक्र किया, तो भी मैं भी बताना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज जैसा सेकुलर आदमी भारत के इतिहास में कोई हुआ होगा कि एक दिन बैठते पढ़ते मैंने जब नोटिस किया कि आज हमारे देश में जो मुस्लिम वर्सेस हिंदू जो बात चल रही है, दुर्भाग्यवत बात है, जो शिवाजी महाराज को लोग समझ नहीं पाए इसलिए हो रही।
शिवाजी महाराज के तोपखाने का प्रमुख था इब्राहिम खान, मुसलमान था, ठीक है। उसके आरमार के प्रमुख थे दौलत खान, वो भी मुसलमान था। घोड़दल के प्रमुख थे सिद्दी हलाल, वो भी मुसलमान था। पहला सरसेनापति नूर खान, वो भी मुसलमान था। आगरा को जिसने अपना देह दिया, जिसको काटा गया, शिवाजी महाराज की जगह पे सोए रहे, वो मदारी मेहतर था, वो भी मुसलमान था। और चिलखत जिन्होंने शिवाजी महाराज को वागनके प्रोवाइड की, वो भी मीर मोहम्मद, वो भी मुसलमान था। वागनके दिनारा रुस्तम जलाल। और चिलखत जो शिवाजी महाराज को जिन्होंने चिलखत बनाया, वो था मीर मोहम्मद। और शिवाजी महाराज के जो 30 बॉडीगार्ड थे, वहाँ पर 10 मुसलमान थे। रायगढ़ पर जब जगदीश्वर की मंदिर बन रहा था, शिवाजी महाराज के आदेश से जगदीशेश्वर का वहाँ पर मंदिर बनाया। जब शिवाजी महाराज वो मंदिर की तरफ गए तो अरे यार बोले तो अजब हुआ, बोले फिर मेरे तो आज बोले इतने मुसलमान हैं, उनका क्या। इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर किया कि अब्बे बोले यहाँ पर मस्जिद बनाओ। और वहाँ पर जहाँ पर जगदीश्वर मंदिर है उसके बगल में ही आपको मस्जिद दिखेगी। तो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे समाज में ना जो समझने की कोशिश नहीं करते। तो मेरी आपको सब विनंती है कि इसका ख्याल रखें कि शिवाजी महाराज को हिंदू समाज के अलग नहीं थे। बाय बर्थ वो हिंदू हो सकते हैं, लेकिन उनका विचार ये सर्वसमाविष्ट था। सभी लोगों को वो इक्वल मानते थे, सबको इज्जत करते थे। तो अपन ने भी ये उनसे सीखने लायक बात है कि भाईचारा, जो फ्रेटर्निटी बताई गई, तो इसको बोलते हैं भाईचारा कि आप सबको समान मानो, सबको इज्जत करो, सबसे समझने की कोशिश करो, सबको आनंद देने की कोशिश करो। दूसरी जो दुखद बात मैं बताना चाहता हूँ शिवाजी के बारे में, कि शिवाजी महाराज ने पूरे जगत को काबिज किया समझो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के फैमिली के लोगों ने उसको मारा। उसकी पूरी हिस्ट्री को उसके फैमिली के लोगों ने, शिवाजी को किसने मारा, उसको जहर दिया गया। और ऐसा इतिहास है कि उसके पीछे उसके सेकंड बीवी का हाथ है। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो बताया जाता है कि जिस समय उसको जहर दिलाया गया, उस समय उसका जो संभाजी महाराज था उसको कहीं तो भी दूर रखा गया, उसको आने नहीं दिया। अगर वो आता तो वो दूसरे को लेके आता दवा देने वाले को, जिंदा करता उसको, लेकिन वो होने नहीं दिया, मरे तक के उसको बाहर रखा गया। संभाजी महाराज को किसने पकड़ा, उसके सख्खे बहन के भाई ने पकड़ा दिया संभाजी महाराज को। तो भाई वो आप दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने खुद के फैमिली से नहीं लड़ सकते। इसलिए अगर फैमिली को ये जो रूल है वो देश को भी रूल है। देश में अगर शांति नहीं रही, देश में अगर झगड़े होते रहे, फैमिली में झगड़े होते रहे, तो आप अपनी पूरी एनर्जी वो झगड़े में बर्बाद करते, विकसन के लिए या तो प्रगति के लिए खर्चा नहीं करते। ये समझने के लिए चलो, ये तो बात हो गई इतिहास की। अब मैं थोड़ा सा आपको आज 26 जनवरी की तरफ लेना चाहता हूँ कि भाई अगर 26 जनवरी नहीं माना तो क्या होगा। बेसिक सवाल है। मैं एक लड़का बोलूँ, भाई 26 जनवरी कशाला असते मला काय करायचं, वो भी समझना जरूरी है कि ये दिन ऐसा है कि जिन लोगों ने ये दिन प्राप्त करने के लिए कुर्बानी की, उनकी थोड़ा तो अपन याद करें, थोड़ा तो सुनने की कोशिश करें कि ये कितना उन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए अर्पण की। उनको तो 20-30 साल जेल में रहे, उन्होंने कोड़े खाए ब्रिटिश लोगों के। अपन ने कम से कम अपन क्या कर सकते हैं। आपको तो कोई लड़ाई के मैदान पे जाना नहीं है, कोई जाना नहीं है, लड़ाई होंगी भी नहीं। इसके बाद आपको केवल एज ए ह्यूमन बीइंग आपके 2 रोल है। हर आदमी के, हर देशवासी के 2 रोल होते हैं। पहला एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप खुद को एक देश के अगर रहवासी समझते हैं, आप एक नागरिक समझते हैं, तो आपका और हमारा एक पहला फर्ज होता है कि नागरिकता के जो कर्तव्य है वो पूरे कीजिए। देखिए ना भारत, अपने देश में क्या हो रहा। आपको रिपब्लिक ने सबसे बड़ा आपको हथियार दिया मतदान का। रिपब्लिक ने जो घटना है, हमारी घटना ने आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया मतदान का। लेकिन कितने लोग जाते हैं मतदान के लिए? क्या यहाँ पर 45% होता है, आप 50-55% होता है? इसका मतलब इतना अधिकार का उपयोग आज भी आधी जनता नहीं कर रही है। और इसलिए जो क्रिमिनल लोग हैं वो राजसत्ता में बैठते हैं। मैंने बोल रहा हूँ, पेपर बोलते हैं ना कि आज भी अपने भारत के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, और जितने भी
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, करीब 60% लोग क्रिमिनल्स है। क्यों क्रिमिनल्स क्यों आ गए? क्योंकि 50% लोग अपना मताधिकार का वहाँ पर नहीं करते। मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों मतदान करूँ? ये जो वृत्ति है वो बहुत गलत है। आपको जो अधिकार मिला वो अधिकार का सबने वापर करना चाहिए। उस दिन मैं किताब पढ़ रहा था तो अमेरिका के एक बहुत बड़े नामवंत प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने एक भाषण दिया, गुड अमेरिकन सिटीजन। मेरे पास किताब है वो, 50 इंस्पिरेशनल स्पीचेस का नाम का किताब है, उसमें वो पढ़ रहा था थियोडोर रूजवेल्ट। उन्होंने गुड अमेरिकन सिटीजन टॉपिक पे भाषण किया। उन्होंने क्या बताया वो भाषण में, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अमेरिकन सिटीजन इज दैट ही शैल वर्क इन पॉलिटिक्स। अगर देश में स्वराज्य चलना है तो देश के हर एक नागरिक ने पॉलिटिक्स में काम करना चाहिए। मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए ऐसा नहीं है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपने जिस आदमी को चुन के दिया वो क्या करता है उसकी आपका आपने अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में समाज में चर्चा होना चाहिए। अगर काम बराबर नहीं तो उसको हटा लेना कि आपने ताकत वापरना चाहिए, जो अमेरिका में हुआ। एक लोफर आदमी को अमेरिका ने घर पर बसाया क्या नहीं, वो होना चाहिए। क्यों? तो वहाँ पर एक मैच्योर डेमोक्रेसी, लोग घर घर में विचार करते हैं, असेसमेंट करते हैं। एक दिन मेरे को मित्र बने, अरे हमने तो चुन के दिया क्या? अरे चुन के दिया तो उन पर अंकुश रखने का काम हमारा है। हमने सोचना चाहिए कि भाई काम बराबर हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको रास्ता दिखाने के लिए भी जवाबदारी हमारी है। तो वो कहते हैं कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अमेरिकन सिटीजन इज दैट ही शैल वर्क इन पॉलिटिक्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने राजकारण के बारे में, राजकारण गलत है बोल के काम नहीं होगा, या तो हम राजकारण में नहीं जाएंगे करके भी काम नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर अच्छे के बदली गलत रोज के राजकारण में जाएंगे और उसका प्रभाव पूरे भारत के अपने देश के जीवन पर होगा और जो होते रहेगा। तो इसलिए आप में से मैं हर एक को विनती करूँगा कि आप अपने मतदान का वापर कीजिए, राजकारण के बारे में अभ्यास कीजिए, चर्चा कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा जो उन्होंने बताया कि राजकारण आप काम करते समय आपने अपने आंखों पे काला चश्मा मत लगाइए। इसका मतलब आप के दिमाग में कि आप एक जात के हैं, एक धर्म के हैं, एक पंथ के हैं, ये मत सोचिए। आप अपना देश अपने पहले सामने रखिए, देश पहले और बाद में दूसरी चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत उल्टा होता है, मेरी जात पहले, मेरा धर्म पहले, मेरा गांव पहले। नहीं 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 नहीं, उससे देश आगे नहीं बढ़े। मेरा देश पहले, ये पहले होना चाहिए और वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी बात है। तो इस समय गणराज्य की मैं आपको विनती करूँगा कि आप अपने मतदान का महत्व समझिए और इसके बाद में देश को सही तरीके से चलाने के लिए काम आपका है, आपके मतदान का है, आपकी चर्चा का है। आप इंटरेस्ट लेते उसका वो नतीजा होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा आपको ये हो गया रोल इन पॉलिटिक्स। बट दूसरी इस समय पे मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिविजुअल कोई भी आप हो, मैं हो, तीसरे सभी को पेड़ भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं लास्ट टाइम में जिक्र किया था कि मैं जब एमकॉम पढ़ रहा था उस समय कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन किताब आई थी। किसको इंटरेस्ट होता गूगल से बुला सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन बाय जेके गालप्रेथ। वो मैं किताब मरे तक के नहीं भूल सकता, वो जब मैं पढ़ा था। उसने ये बताया था कि समाज का विकास या तो अधोगति या तो समाज की खुशहाली केवल कॉर्पोरेशन डिसाइड कर सकती है। अब कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशंस। आपके देश में अच्छी इंस्टीट्यूशन बनाइए, इंस्टीट्यूशन आपको रिटर्न देंगी। अगर कोई देश की इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट है, बैंक्स बैंकरप्ट, पोस्ट ऑफिस बैंकरप्ट, आपके रेलवेज बैंकरप्ट, आपकी एसटी बैंकरप्ट, ये बैंकरप्ट, वो देश चलेगा कैसे? वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी संस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उन्होंने कैपिटल पर डिविडेंड देना बहुत, रिटर्न देना बहुत ज़रूरी है। अगर रिटर्न की कोई ख्वाहिश नहीं करता,
कोई सोचता नहीं, तो ये एक बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। उससे देश आगे नहीं, लेकिन वो संस्था बनाता है कौन? ऊपर वाला बनाता है क्या? ये सोचिए ना, संस्था कौन बनाता है? ऊपर वाला नहीं बनाते भैया, संस्था आप और मैं बनाता हूँ, हम लोग बनाते। ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है? कुछ नहीं है। आपको एक ही चीज़ करना है। किसी ने बोला था कि जो कोई आदमी अपना रोल निभाना चाहते हैं, उसने आज के ज़माने में लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न ये चीज़ करना है। लर्न का मतलब हमेशा खुद को विद्यार्थी समझिए, टेक्निक समझने की कोशिश कीजिए, जो भी काम करने का तरीका है वो समझने की कोशिश कीजिए, उसके संबंधित जो कुछ ज्ञान है वो प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अनलर्न का मतलब जुनी पुरानी चीज़ें भूल जाइए। उन्होंने वैसा किया, उन्होंने, अरे वो आज कर सकते क्या यार? उसमें से पढ़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे जो तत्व होंगे, वहाँ पे से कुछ सीखने लायक होंगे, वहाँ तक ठीक है। लेकिन हम 1000 साल के पहले जाके वो सोच करना चाहते तो शायद हम वो राज्य में रहेंगे, आज के राज्य में नहीं रह सकते। तो इतिहास का मतलब केवल समझने के लिए होता है, गाइडलाइंस लेने के लिए होता है। और तीसरा रीलर्न का मतलब नई नई चीज़ें का आप अभ्यास कीजिए, उसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। अरे 10 साल के पहले किया वही नहीं, आज के ज़माने में जैसा सा ज्ञान का प्रसार हो रहा है तो नई नई चीज़ें सीखना, आपस में चर्चा करना, डेवलपमेंट करना। जापान जिसको बोलते, क्या बोलते हैं उसको, काइजन बोलते। जापान और चाइना जो देश आगे बढ़े तो उनके सामने एक ही चीज़ है, काइजन। काइजन का मतलब क्या होता है? कल जैसा किया उससे आज हमें चीज़ अच्छी बननी चाहिए, एवरीडे इम्प्रूवमेंट, उसको बोलते काइजन। तो आप जिस संस्था में काम करते हैं तो सामाजिक संस्थाओं का आपके बेरार फाइनेंस हो, यहाँ पर हर एक जो कर्मचारी, हर एक सदस्य है, उन्हें अपने काम की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, अच्छे प्रकार से काम करने की कोशिश करना चाहिए, तो वो संस्था स्ट्रांग होंगी। संस्था स्ट्रांग आप और मैं बताता हूँ। संस्था डूबती है उसके लिए भी आप और हम ही जवाबदार है। कोई भगवान ने, ये फालतू के भगवान की चीज़ है, भगवान हैया नहीं, मेरे बाप ने देखा नहीं, आजो बाबा देखा नहीं, किसने देखा नहीं, और इसलिए मेरे को तो मालूम नहीं होता, जो जिसको होता है उसको वो देखते बैठे। लेकिन ये सब करने के लिए देश के अधोगति है किसने किया? हमने किया। संस्था के अधोगति हमने किया, ये जानकारी हमको होना चाहिए और ये अपना रोल हमने बहुत जिम्मेवारी से निभाना चाहिए। तो शायद संस्था, आप जिस संस्था में काम करते हैं वो संस्था आगे बढ़ेंगी, और ऐसे हजारों संस्थाएं स्ट्रांग नहीं तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पहला भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, जग के पूरे हिस्ट्री में जो पंडित नेहरू जी का जो भाषण है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी प्रसिद्ध है। उन्होंने ये बताया कि अगर देश को मुझे आगे बढ़ाना है तो देश की इंस्टीट्यूशन, द मैन वेयर ही वर्क्स इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप। आपका मंदिर ये भगवान का मंदिर नहीं है, आपका मंदिर है आप जहाँ पर काम करते वो प्लेस। वो खेती हो सकती है, वो कारखाना हो सकता है, वो बेरार फाइनेंस हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। जो इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं वो आपका मंदिर, ये भावना अपने दिमाग में आना चाहिए। मंदिर में अपन कैसा जाते हैं? शुद्ध मन से जाते हैं, चप्पल बाहर रखते हैं, गलत चीज़ें बाहर रखते हैं और साफ मन से जाते हैं ना। वैसे ही आपका वर्क प्लेस आपका मंदिर है। वो मंदिर में आपने सही विचार से, सही तमन्ना से, सही ज्ञान से जाओ, वहाँ पर अच्छा काम कीजिए तो आपकी संस्था सही रहेंगी, संस्था का विकास होगा और संस्था का विकास ही देश का विकास करता। आज अमेरिका श्रेष्ठ क्यों है रे भाई? कोई पता है अमेरिका क्यों श्रेष्ठ है? वहाँ की इंस्टीट्यूशन इतनी पावरफुल है, करोड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स को इनकम टैक्स में देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को फॉर अदर काम के लिए वो देते रहते हैं, इसलिए वो इतना आवाज़ करते हैं। तो संस्था को स्ट्रांग कराना जो होता है, संस्था को स्ट्रांग आप और मैं करेंगे। अगर हमने अपना रोल नहीं निभाया, शायद अच्छी से अच्छी भी संस्था कल कोलैप्स हो सकती है। ख्याल में रखो, अच्छी से अच्छी भी। आपने देखा होगा हिस्ट्री में कि 10 साल के पहले इतनी बढ़िया संस्था थी, एकदम कोलैप्स हो गई। कोई भगवान ने किया क्या उसको कोलैप्स? आपने जो वहाँ पर काम करने वाले लोग, हो सकते हैं मैनेजमेंट से नीचे के लोग, तो उन्होंने किया। तो ये संस्था ये स्ट्रांग करना, ये सबके बड़ा, सबसे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज के दिन हमने अपने दिमाग में लाना चाहिए कि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया
पॉलिटिक्स में भी हम एक्टिव रहेंगे और अपन जहाँ पर काम करते वहाँ पर भी हम अच्छा अपना योगदान देंगे, तो उससे अपना देश भी आगे बढ़ेगा और अपनी संस्था आगे बढ़ेगी। जो देश की संस्थाएं स्ट्रांग होते हैं, जो संस्था जहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, वो देश आगे बढ़ता है। इस समय हम ये प्लेज लेते हैं कि इसके बाद हम अपना रोल सही तरीके से निभाएंगे और देखेंगे कि देश एक हरियाली के तरफ बढ़े, विकास के तरफ बढ़े। इसका फ़ायदा सब समाज को हो। अगर होगा तो वही गणतंत्र दिन मानने का कोई अच्छा उचित होगा और होना चाहिए। ये इतने 2 शब्द के बाद मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आज जब सर ने कहा कि मैं हिंदी में बात करूँगा, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं भी हिंदी में बात करूँगी। मैं सबसे पहली व्यक्ति थी जिसे अच्छा लगा, क्योंकि जनरली जब भी मैंने शिवाजी महाराज के बारे में लोगों को बात करते हुए सुना है, 99% ऑफ द टाइम्स मराठी में बात करते हुए सुना है और मुझे मराठी नहीं आती है। तो महाराष्ट्र में रहती हूँ लेकिन नहीं आती है। तो सर आपने हिंदी को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। मैं MP से हूँ और मुझे पता है कि जो हिंदी आप बात कर रहे थे शायद हमारे MP वासी भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते। 2021 बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ शुरू हुआ है, बहुत मिक्स्ड इमोशंस के साथ शुरू हुआ है, जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हम फिर से खड़े होंगे, हम फिर से आगे बढ़ेंगे। साथ में कोरोना जो हमें 2020 में कई चैलेंजेस सिखाकर गया, उसमें से सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कोरोना का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, अगर 2020 का सबसे अच्छा चीज़ क्या थी वो याद करें तो हम हमारी फैमिली के बहुत क्लोज थे। हमने हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो 2021 में हम फिर से भागेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्लीज़ अगर मैं कुछ आप लोगों को कह सकती हूँ या बता सकती हूँ तो प्लीज़ जो क्वालिटी फैमिली टाइम हमने साथ बिताना शुरू किया है वो हम प्लीज़ आगे भी बढ़ाते रहें और हमेशा स्पेंड करते रहें अपनी फैमिली के साथ। सर ने जो शिवाजी महाराज की जर्नी बताई, उसमें एक लीडर का जो रोल बताया, मैंने भी बहुत रिसेंटली 19 जनवरी को एज अ चेयरपर्सन चार्ज लिया है नागपुर चैप्टर ऑफ ICSI के चेयरमैनशिप का। तो मैं मतलब कोशिश करूँगी कि उस लीडर की जितनी भी बातें या जो भी चीज़ें मैं अपनी लीडरशिप जर्नी में उनसे इंस्पायर होकर जो भी लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो लेकर मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन एक जो चीज़ आज मैं बिल्कुल सीख गई या सहमत हूँ उस चीज़ से, वो जीजा माता जी का जो रोल सर ने बताया। यस, हम सब आज जहाँ पर भी हैं और जो भी हैं उसमें हमारी मदर का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो जिस तरह से शिवाजी महाराज अपनी मदर के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर किया करते थे, स्ट्रैटेजीज में उनको इन्वॉल्व किया गया। लास्टली आप सबको थैंक यू इस अच्छे से सेलिब्रेशन के लिए, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नागपुर चैप्टर की तरफ से बेरार फैमिली को बहुत बिग थैंक यू। हम लोग आपके बिना ये प्रोग्राम कर भी नहीं सकते हैं और आप लोगों ने इतनी सारी तैयारियां की हैं कि रियली हैट्स ऑफ संदीप जी एंड होल टीम ऑफ बेरार फैमिली। थैंक यू सो मच। पहले अपना देश होता है, धर्म जात पात अपना काम, ये हमें अपने देश को आगे रख के बढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले नितिन सर को थैंक यू कहती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आप जब भी लद्दाख की ट्रिप प्लान करेंगे तो प्लीज़ हमें इन्वॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन इतनी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना ये बहुत मुश्किल काम होता है, और ये अपना प्रोफेशन के साथ पैशन भी इतने अच्छे से क्या कहते हैं निभाते हैं। तो उसके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत डिवोटेड है सर। तो थैंक यू फॉर दिस। देन हमारे सबके बेरार के और हमारे सबके पिताजी श्री जवानदार सर, इनको ये संस्था बड़ी करने के लिए, बीइंग अ CS इतना सारा कुछ अलग ट्राई करने के लिए, और नागपुर में एक अच्छी NBFC, नागपुर में नहीं मतलब एक पूरी कंट्री में अच्छी NBFC कैसे कर सकते हैं काम करती है, ये दिखाने के लिए थैंक यू सर। उसके बाद अभी जो संदीप जी और दीपाली मैडम की मैं
बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बेरा, मैं उनका जो देखती होती है कंप्लायंस और मतलब भाई जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे करते हैं, वो कैसे निभानी चाहिए, और आप सब लोग उनका जितना साथ देते हैं उसके लिए ये अच्छी संस्था बनाने के लिए और वो टिके रहने के लिए जो आप मेहनत करते हैं उसके लिए थैंक यू। और जो हमारा परम कर्तव्य है कि हम देश की जो भी हमारा कल्चर है उसको मेंटेन करें, उसके लिए हम जो है आज ये 26 जनवरी का प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया। वही कि हम क्यों करते हैं 26 जनवरी, क्योंकि ये आगे भी फॉरवर्ड होते रहे ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए बेरार का और ऑन बिहाफ ऑफ नागपुर चैप्टर मतलब बीइंग सेक्रेटरी ऑफ नागपुर चैप्टर मैं रश्मि मित्तरी आप सब लोगों को एक बार धन्यवाद और हम सबके तरफ से एक छोटी सी भेंट नितिन जी स्वीकार करें ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।